नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से समस्त निबंध साहित्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। यदि वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे जरूर से पढ़ लें। इसके साथ साथ चैनल के प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियोज़ आपको अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ संपूर्ण साहित्य को अच्छे से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है आप सभी को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो सभी आपकी हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ पाए और अपने हिंदी विषय से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना के विकास के बारे में, जिसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो किसे माना जाता है आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। तो प्रथम सैद्धांतिक आलोचना नाटक को मानी जाती है, जो कि भारतेंदु के द्वारा लिखी गई रचना है। ध्यान दीजिएगा, नाटक सन 1883 ईस्वी में और प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी गई है हिंदी साहित्य में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी उनकी आलोचना पहली आलोचना है, जो कि सन 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो बच्चन सिंह की बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भट्ट जी को हिंदी के प्रथम आलोचक के रूप में स्वीकार किया है। और भट्ट जी की आलोचना किस पर लिखी गई है? तो संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर, जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है, इस संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची आलोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो बात की जाए हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना के जनक के रूप में, तो बालकृष्ण भट्ट जाने जाते हैं जनक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 ईस्वी में बाबू गजाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। तो ध्यान दीजिएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पत्रिका में? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका में सन 1885 ईस्वी में गदाधर सिंह कृत जो बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास है, इसी के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। सन 1886 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है। तो वही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 1886 ईस्वी में किसकी आलोचना की है? तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी पत्रिका में आलोचना की है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बात की जाए हिंदी साहित्य में समालोचना या आलोचना की, तो इसका सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी अर्थात बालकृष्ण भट्ट और चौधरी अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। तो इनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम भारतेंदु युग के बाद देखेंगे द्विवेदी युग में आलोचना का किस प्रकार से विकास हुआ था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। तो लोकवादी आचार्य किसे जाना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्मश्री शर्मा को माना जाता है। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? तो पद्मश्री शर्मा है। ध्यान दीजिएगा।
सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती में पद्मश्री शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। यानी कि बिहारी और सादी ये दो कवि हैं, इनकी तुलनात्मक आलोचना किसने की है? तो पद्मश्री शर्मा ने की है सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। तो हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है? तो मिश्र बंधुओं का आलोचनात्मक ग्रंथ है। सन 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष के साथ हिंदी नवरत्न को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण है। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। तो हम देख लेंगे कि हिंदी नवरत्न में किन किन कवियों को स्थान मिला है। तो गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु जिनमें भूषण और मतीराम है, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार 9 रत्नों में 9 कवि शामिल है। और ये 9 रत्न किसकी रचना है? तो 1910 ईस्वी की मिश्र बंधुओं की रचना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन हिंदी नवरत्न में शामिल कवियों में से है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन शामिल है इनमें। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी, ये बहुत महत्वपूर्ण विवाद है कि देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। ये विवाद किस में प्रारंभ हुआ है? तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम ये विवाद प्रारंभ किया, देव बड़े की बिहारी। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए, और देव को बिहारी से देखिए श्रेष्ठ बताया गया है, तो बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया जाता है। किसने दिया है? तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने दिया है। देव को अधिक महत्व दिया है, श्रेष्ठ बताया है, बिहारी से अधिक माना है, और देव को तुलसी और सूरदास के समकक्ष स्थान भी दिया है। तो महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों और कृतियों को देख लेंगे कुछ, जिनमें पद्मश्री शर्मा, इनकी आलोचना है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। इसमें इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ माना है, बड़ा कवि माना है। ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री शर्मा ने बिहारी को बड़ा कवि माना है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने, इनकी आलोचना कृति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती है। देव और बिहारी के नाम से है कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना, जिसमें इन्होंने देव को बड़ा माना है। वहीं लाला भगवान दीन की रचना है, आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका बिहारी और देव, जिसमें इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। इस प्रकार बात करें पद्मश्री शर्मा की, तो पद्मश्री शर्मा ने बिहारी को बड़ा माना है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ ये 2 रचनाएं देव और बिहारी तथा बिहारी और देव, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ इन दोनों में किसे बड़ा कवि माना गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले कुछ शास्त्रीय ग्रंथों को देखेंगे। देखिए, ये सभी शास्त्रीय ग्रंथ हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, प्रताप नारायण सिंह जो है, इनका रस सुकुमाकर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में इसे देखा गया है। वहीं लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा तथा व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथ है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ इन्हें कहा जाता है द्विवेदी युग का। तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा। बाकी सबको बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का रस कलश, बहुत महत्वपूर्ण रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में प्रकाशित होने वाला ये शास्त्रीय ग्रंथ है। 1931 ईस्वी का रस कलश अयोध्या से उपाध्याय जी का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले है रामदहिन मिश्र, इनका काव्य दर्पण बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथ है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार 2, 3, 4 जो मैंने महत्वपूर्ण इसमें ग्रंथ बताए हैं शास्त्रीय ग्रंथों में, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से प्रकाशित कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने समालोचना दर्श नाम से पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद प्रकाशित करवाया। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से करवाया था, इसको ध्यान दीजिएगा।
हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका से प्रकाशन से प्रारंभ हुआ था। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, जिससे हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास होता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक अर्थात एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय को स्थान देना, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम वो सन 1921 ईस्वी में एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को लाया गया था, स्थान दिया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सन 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की जाती है। तो महत्वपूर्ण ये कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम लेखक जो थे, प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में कौन आए थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी आए थे। उनकी नियुक्ति हुई थी हिंदी विभाग में सन 1921 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था, और ये शोध ग्रंथ कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसके निर्देशन में शोध ग्रंथ लिखा गया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में यह शोध ग्रंथ लिखा गया था। किसने लिखा था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इनका शोध ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस शीर्षक से लिखा गया था। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। हिंदी में अकेडमिक आलोचना या अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया है, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है अकेडमिक आलोचना या अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात। श्याम सुंदर दास की कुछ प्रमुख आलोचनाओं को हम देख लेंगे, रचनाएं हैं इनकी। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, वही भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। इस प्रकार श्याम सुंदर दास जी के ये सभी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के बाद अब हम देखेंगे शुक्ल युग, जिसमें अब विशुद्ध आलोचना ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी में निबंध को माना जाता है। तो बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य में रहस्यवाद। सन 1929 ईस्वी में एक निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है, हम देख लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीतसार 1925 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी। तो इस प्रकार ये सभी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। कई बार परीक्षाओं में इन सबसे प्रश्न बना है, और साथ साथ अलग से भी रचनाएं प्रकाशन वर्ष के साथ भी पूछी जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। तो सैद्धांतिक आलोचना कौन सी रचना है? रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की, ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। तो विरुद्धों का सामंजस्य, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग मानते हैं। किसके आधार पर? तो आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग मानते हैं। पहला है आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, और दूसरा है आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। एक आनंद की साधनावस्था को लेकर चलता है, जिसे प्रयत्न पक्ष कहते हैं। एक आनंद की सिद्धावस्था को लेकर चलता है, जिसे उपभोग पक्ष भी कहते हैं। तो ये आनंद की जो साधनावस्था है या प्रयत्न पक्ष, उसके उदाहरण है रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो,
छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य। वही आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य में जैसे सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद्य, रास पंचाध्याय इत्यादि वर्णनात्मक काव्य है। तो इस प्रकार ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आनंद की साधनावस्था या प्रत्न पक्ष तथा आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत सारी अंग्रेजी कुछ रचनाएं थी जिनका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है, हम देख लेंगे। कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया है एसेज ऑन इमेजिनेशन का, जो कि मूल लेखक थे एसेज ऑन इमेजिनेशन के एडिसन। इनका हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अनुवाद किया है? तो कल्पना का आनंद। वहीं साहित्य नाम से अनुवाद किया है लिटरेचर रचना का, जो कि जॉन हेनरी न्यूमैन की थी। आदर्श जीवन अनुवादित रचना है किसकी? तो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, जिनके मूल लेखक थे जॉन हेनरी न्यूमैन। तो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का अनुवाद आदर्श जीवन के नाम से शुक्ल जी ने अनुवाद किया है। वहीं विश्व प्रपंच के नाम से अनुवाद किया है रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हैकल की रचना थी। इसका हिंदी में अनुवाद शुक्ल जी ने विश्व प्रपंच के नाम से किया है। तो इन तीनों चारों को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किस रचना का हिंदी अनुवाद क्या है और किसने किया है। तो ये 2-3 बातों को ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं और जयशंकर प्रसाद की यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है ये काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जिसमें जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद की है। कई बार कथनों में पूछा जाता है, तो मिलानों वाले प्रश्नों में पूछा जाता है और वैसे भी अलग से कथन के रूप में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी की। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है जयशंकर प्रसाद जी का, इसे अच्छे से देखिएगा। सुमित्रानंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। तो छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो पल्लव को माना जाता है। पंत की रचना है पल्लव और पल्लव के विशेषकर प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसका कथन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो पंत का यह कथन है, ध्यान दीजिएगा। पंत की अन्य आलोचना है गद्य पद्य 1953 ईस्वी, शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। इस प्रकार 2-3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है पंत जी के प्रकाशन वर्ष के साथ, इन्हें ध्यान दीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है कविता परिवेश की पुकार है। तो कविता को परिवेश की पुकार किसने कहा है? निराला ने। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण कथन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को देखेंगे जिनमें रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव 1928 ईस्वी तथा प्रबंध पद्य, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। इन तीनों को ध्यान दीजिएगा। वहीं निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो निराला ने कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद।
आगे हम देख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न है। देखिए इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और बाकी जो भी है उन्हें आप बस एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, इनका काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, इस प्रकार 6 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें बिहारी की वाग्विभूति तथा वाङ्मय विमर्श ये दोनों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की सभी रचनाओं को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। आगे राम कुमार वर्मा, इनका कबीर का रहस्यवाद बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कबीर का रहस्यवाद किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो राम कुमार वर्मा की है, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त और जो भी आलोचनात्मक ग्रंथ है इन्हें बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक निम्न है, हम देख लेंगे। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुलाब राय, इनका नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, ये 3 महत्वपूर्ण है। सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें नवरस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुलाब राय की रचना है। आगे देखेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण तथा आलोचना दर्श, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के हैं। अगले हैं किशोरीदास वाजपेयी, इनका रस और अलंकार बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है किशोरीदास वाजपेयी जी का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे जो भी बचे हुए कवि एवं रचनाकार है उसे आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे जिनमें लक्ष्मी नारायण लाल सुधांशु जी का काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की रचना है, उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी, साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी, तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ थे राम कुमार वर्मा जी के। तो इस प्रकार कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को हमने देखा। अब शुक्ल युग के बाद हम चलेंगे शुक्लोत्तर युग में। हम देख लेंगे आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक माने जाते हैं। तो शांतिप्रिय द्विवेदी कैसे आलोचक है, तो एक प्रकार से प्रभाववादी ये समीक्षक है, तो ध्यान दीजिएगा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्र चेतना माना है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद की केंद्र चेतना किसे माना है, तो गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को माना है कि ये क्या है, छायावाद की केंद्रीय चेतना है। आगे हम देख लेंगे शांतिप्रिय द्विवेदी की कुछ प्रमुख समीक्षात्मक कृतियों को, जिसमें सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता तथा संचारिणी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृति हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी के, इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। तो नंद दुलारे कैसे रचनाकार है या लेखक है, तो समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंद दुलारे वाजपेयी, ध्यान दीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। तो किसने छायावाद को सर्वप्रथम मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है, ध्यान दीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को हम देख लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी का क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, महाकवि निराला 1965 ईस्वी, नई कविता 1976 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा ये 1976 होगा, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी,
नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी की ये रचना है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप ध्यान दीजिए 1955 ईस्वी की रचना है। तो इस प्रकार ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ नंद दुलारे वाजपेयी जी की बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब से अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात रचनाएं अलग से भी पूछी जाती हैं और नंद दुलारे वाजपेयी जी का इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। तो नगेंद्र कैसे आलोचक है? तो रसवादी आलोचक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि कौन से आलोचक कैसे है। तो नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि किसकी आलोचनात्मक पद्धति में या दृष्टि में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय देखने को मिलता है। तो नगेंद्र में ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों को हम देख लेंगे और ये भी सभी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें है सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र। ये सभी रचनाएं बहुत बार नेट की परीक्षाओं में अलग अलग से भी पूछी गई है और रचनाओं का क्रम भी पूछा गया है। ये सभी नगेंद्र के बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? तो चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। तो ये अधिकतर कैसी रचनाएं लिखते हैं? तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी लेखक है और इसी प्रकार की रचनाएं ये लिखा भी करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देख लेंगे, जिसमें सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इन सभी ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ याद कीजिएगा, साथ ही साथ इनका क्रम भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं। आगे हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग के कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों को, जो इस प्रकार है। तो शुक्लोत्तर युग के आलोचकों में सबसे महत्वपूर्ण आलोचक जो है वो है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन तथा समकालीन आलोचना, जिसमें कविता और कविता बहुत महत्वपूर्ण है तथा प्रेमचंद एक विवेचन कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। तो इन दोनों को तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगले है महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर देवराज। इनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, जिसमें छायावाद का पतन तथा साहित्य चिंता ये दो बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं डॉक्टर देवराज जी के। तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगले है महत्वपूर्ण ईलाचंद्र जोशी। इनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, विवेचना 1948 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी तथा देखा परखा 1957 ईस्वी। इस प्रकार ये चारों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है ईलाचंद्र जोशी जी के। तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा और बाकी जो ग्रंथ हैं उन सबको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। जिनको मैं विशेष महत्वपूर्ण बता रही हूँ उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे कुछ और ग्रंथ हैं। अगले हैं नलिन विलोचन शर्मा। इनका दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन,
हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ तथा छायावाद और प्रकृतिवाद ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा जी के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य का इतिहास दर्शन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और साथ साथ छायावाद और प्रगतिवाद। तो ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है नलिन विलोचन शर्मा जी के, ध्यान दीजिएगा। हिंदी आलोचना में ईलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसे मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना गया है। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं ईलाचंद्र जोशी जी, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम शुक्लोत्तर युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षात्मक ग्रंथों को देख लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका काव्य शास्त्र 1963 ईस्वी, काव्य मनीषा 1965 ईस्वी तथा भारतीय काव्य शास्त्र 1988 ईस्वी। इस प्रकार ये तीन ग्रंथ बहुत अच्छे से देखिएगा, जिसमें काव्य शास्त्र तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी के। और बाकी सभी रचनाओं को बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है डॉक्टर देवराज उपाध्याय, जिनका रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है देवराज उपाध्याय जी का, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा देवराज उपाध्याय का रोमांटिक साहित्य शास्त्र। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है देवेंद्र नाथ शर्मा, इनका पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1984 ईस्वी महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है शिव कुमार मिश्र जी, इनका मार्क्सवादी साहित्य चिंतन बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है 1973 ईस्वी का, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब हम शुक्लोत्तर युग के कुछ महत्वपूर्ण अन्य अनुसंधान परक आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसंधान परक आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का, इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसके अतिरिक्त ये सभी जो रचनाएं हैं इनको एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण आलोचक है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण शोध या अनुसंधान परक आलोचना इसे कह सकते हैं, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगले हैं डॉक्टर कामिल भुलके, कामिल भुलके भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछे गए, इनका रामकथा उत्पत्ति और विकास एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगले है भोला शंकर व्यास, इनका ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है भोला शंकर व्यास जी का, तो ध्यान दीजिएगा। अगले है डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका सिद्ध साहित्य बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है 1953 ईस्वी की धर्मवीर भारती की सिद्ध साहित्य, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके अतिरिक्त ये सभी कुछ आलोचक एवं आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जिसे आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे विशेषकर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपके किसी भी हिंदी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने हिंदी आलोचना के प्रथम भाग को पूरा पढ़ लिया है, द्वितीय भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में आलोचना साहित्य के द्वितीय भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।